तो हेलो और नमस्कार साथियों, स्व एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बात की थी एग्रो क्लाइमेटिक जोन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को जो है देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीटली हमने बात की है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। जो अलग अलग बॉडीज रहती हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन हो गया, या इसके अलावा ICAR का नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, या इसके अलावा जो है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग हो गया। इनके अकॉर्डिंग जो है भारत को अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो मेजरली एक तरह से एडॉप्टिव हमारे पास देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल में या सबसे ज्यादातर जो है यहाँ पर एक्सेप्टेंस किस क्लासिफिकेशन की देखने को मिलती है, तो वो क्लासिफिकेशन आपकी योजना आयोग के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन। अब ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, सारे के सारे एक्सेप्टेबल है, बट मोस्ट कॉमनली जब हम बात करते हैं देखिए स्टडी की या हमारे लिए पढ़ने के लिए सबसे इजी जो है कौन सा है, कहाँ से हम जो है सारी की सारी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं, कंसाइज प्रिसाइज तरीके से जानकारी ले सकते हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो जो योजना आयोग के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन है, जिसमें भारत को जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो ये हमारे पास नंबर भी कम रहता है और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। किसी एरिया के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर इसके बेसिस पर जान सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर फॉलो जो है आपका प्लानिंग कमीशन के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन को यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के साथ साथ जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, उन्होंने भी जो है यहाँ पर मिलजुल कर काम करके लगभग 1989 में, ठीक है, 1989 में 7th 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इस क्लासिफिकेशन को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में और बात करेंगे यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन के बारे में, और ये जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इनके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, कैसी जो है यहाँ की जलवायु की परिस्थितियां हैं, कौन कौन से भारत के राज्यों को जो है ये घेरती हैं, किन किन एरियाज को जो है ये घेरती है, क्षेत्रों के थ्रू जो है यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है, कौन कौन से क्षेत्र किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ मुख्य फसलें वहां की कौन कौन सी है, तापमान और मिट्टी की जो कंडीशन है वो वहां पर किस तरह की है, या इसके अलावा जो रेनफॉल की वहां पर कंडीशन है वो किस तरह की है, वर्षा किस तरीके से वहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिटेल में बात करने वाले हैं इन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। आपके जो है, जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी ये आपको बताया था कि जो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाला जो टॉपिक हमारे पास देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ही जो एप्लीकेबल नहीं होता, या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ही जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है देखा जाए तो आपका पर्टिकुलरली सामान्य ज्ञान का एक काफी अच्छा और बड़ा टॉपिक हमारे पास देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी जो है एक तरह से महत्वपूर्ण विषय बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्लास में सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन की क्लासिफिकेशन दी गई है, इनके जो डिफरेंट बेसिस है वो कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन आधार पे उनको देते हैं। ठीक है, किस आधार शिला को रख करके जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्लासिफिकेशन की गई, कौन कौन से फैक्टर को यहाँ पर आधार बना करके जो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, जो क्लाइमेट कंडीशन है, देखिए किसी भी एरिया की जलवायु परिस्थितियां कैसी है, वहां पे वर्षा किस तरह से होती है, वहां पे जो है तापमान कितना रहता है, वहां का जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है, यानी कि कितने समय के लिए जो है ऐसा वातावरण वहां पर बना रहता है जिसमें हम जो है फसलों का उत्पादन कर सके, फसलों को उगा सके, तो वो क्या हो गया, वहां का लेंथ ग्रोइंग पीरियड हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसमें आपका सॉइल टाइप हो गया, रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, या लैंड की प्रोडक्टिविटी यानी कि लैंड फर्टाइल है, उपजाऊ है नहीं है, ये सारी की सारी जो कंडीशंस है इस पे निर्भर क्या करता है, क्रॉप सिलेक्शन इस पे निर्भर करता है। पहली बात ये ध्यान देनी है, क्या निर्भर करता है इस पे, क्रॉप सिलेक्शन, यानी कि हमें छांटनी कौन सी फसल है, कौन सी फसल को हम सेलेक्ट करें उस स्पेसिफिक एरिया के लिए। दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि अब कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न वहां पर अपनाया जाए, किस तरह से क्रॉपिंग सिस्टम वहां पर अपनाया जाए, किस फसल के बाद जो है हम अगली जो फसल है उसको लगाएं। तो वो क्रॉपिंग पैटर्न जो है कैसे हम डिसाइड कर सकेंगे, जब हमें वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता होगा, जलवायु की परिस्थितियों के बारे में पता होगा, इन सभी फैक्टर्स के बारे में जब हमें पूरी तरह से जो है पता होगा। और फार्मिंग कैलेंडर, यानी कि हमें कौन सी फसल कब लगानी है, किस फसल के बाद कौन सी फसल लगानी है, ये सारा का सारा जो कंप्लीट की रबी सीजन में कौन सी फसल लगाएंगे, खरीफ में कौन सी लगाएंगे, जैद या समर सीजन में हम कौन सी फसल जो है लगाएंगे,
कितने अमाउंट में लगाएंगे, कब किस डेट पे सोइंग की जाएगी, कब तक जो है उसका ग्रोइंग पीरियड चलेगा और हार्वेस्टिंग की तारीख कब तक उसकी आएगी, वो सारी चीजें कंप्लीट क्या कहलाता है, उसे हम फार्मिंग कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लगभग कितना उत्पादन वो दे सकती है, यानी जो भी फसल हम वहां पर लगा रहे हैं उसका उत्पादन वहां पर कितना होगा, ये भी हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं क्लाइमेट की कंडीशन को देख करके, पर्यावरण की परिस्थितियों को देख करके, जलवायु की परिस्थितियों को देख करके। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये जरूरत पड़ी कि भारत के जो डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जो भारत में हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग स्थान पे जो जलवायु की परिस्थितियां हैं वो अलग अलग है, उस आधार पे उस एरिया के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए जो है स्पेसिफिक क्रॉप हो, स्पेसिफिक जो है वहां के लिए हम क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड करें, फार्मिंग कैलेंडर हो और प्रोडक्टिविटी जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा ली जा सके। इस तरह से हमने क्या करना है, उस एरिया को जो है आइडेंटिफाई पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से करना है, ताकि हम जो है सही तरीके से वहां के लिए क्रॉप सिलेक्शन कर सके। तो इसलिए देखिए क्या किया गया 1989 में, जैसे पहले भी मैंने बताया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, यहाँ पर प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग और इसके अलावा इनके साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ मिलकर के जो है यहाँ पर 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है भारत को बांटा गया। और आधार क्या रखा गया, आधार जो है ये क्लाइमेट के फैक्टर रखे गए, यानी कि सॉइल टाइप किसी रीजन का क्या है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, कितनी वर्षा होती है, एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी है, रेनफॉल का रेंज कितना है, टेम्परेचर जो है वहां पर तापमान की जो परिस्थितियां वो किस तरह की रहती है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं है, या डायरेक्ट वहां पर रेनफेड एग्रीकल्चर किया जा सकता है, या जो है वहां पर इरिगेशन के लिए भी सोर्सेज हैं, या इसके अलावा देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी वहां से कितनी ली जा सकती है, उत्पादकता कितनी ली जा सकती है। ठीक है, और देखा जाए तो हम कितने, एक साल में लगभग कितनी फसलें जो है वहां से उगा सकते हैं, उस लैंड की कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये सारी चीजों को जो है एक तरह से बेस बना करके इन 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई किया गया। चलिए एक एक करके बात करते हैं सारे के सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। उससे पहले यहाँ पर मैप की मदद से समझ लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज को कवर करते हैं डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो देखिए यहां पर आपने ध्यान देना है, जितने भी हमारे पास ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, कलर लीजेंड से देखिए आइडेंटिफाई यहां पर किया जा सकता है और नंबरिंग भी यहां पर मेंशन है। जैसे कि अगर हम बात करें ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो इसमें जो 14 है यानी कि जो 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था, जो 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो आते हैं लैंड एरिया में, यानी कि वो आएंगे पूरे के पूरे इस लैंड एरिया में, यानी कि भारत का जो भी पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर कितने आएंगे, 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमें इस लैंड एरिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो 15वां यानी कि जो 15th एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कौन सा, जिसे हम जो है एक तरह से आइलैंड रीजन भी कहते हैं, या इसे अंडमान और निकोबार आइलैंड रीजन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो आपके क्या आएंगे, आइलैंड्स आएंगे। ठीक है, वो हो गए, कुछ स्थलीय क्षेत्र आएगा वो वाले रीजन, और इसके अलावा देखा जाए तो जो आपका एरेबियन सी वाले रीजन में, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दो एरिया को जो है इस रीजन में रखा गया, यानी कि ये जो है भारत के जो एग्जैक्ट जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, उससे बाहर जो है ये पड़ते हैं रीजन, आइलैंड वाले एरिया में ये पड़ते हैं। तो भारत की अपनी मेजर जो भूमि है, लैंड एरिया है, उसमें 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, बाकी का जो एक है 15 नंबर का अंडमान और निकोबार आइलैंड रीजन पे जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जो सबसे पहला रीजन है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, वो है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, कौन सा है भाई, ये है आपका नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, जिसमें जो है यहाँ पर, जिसे हम मोस्ट कॉमनली जो है वेस्टर्न माउंटेन रीजन के नाम से या वेस्टर्न हिमालयन रीजन के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ओके, इसके अलावा देखिए दूसरा आता है हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, इसे हम जो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन के नाम से भी जो है एक तरह से जानते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये जो है इस साइड के जितने भी हमारे पास जो है एरियाज, यानी कि जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो ये सारे के सारे राज्य जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास द सतलुज यमुना प्लेन रीजन। कौन सा भाई, सतलुज यमुना प्लेन रीजन, इसे हम जो है एक तरह से गंगा यमुना प्लेन रीजन भी कहते हैं, और इसे जो है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन, ये इसके अलावा जो है सतलुज यमुना प्लेन रीजन या गंगा यमुना प्लेन रीजन।
यहां से देखा जाए तो देखिए इस रीजन में काफी सारी हमें जो है अलग अलग नदियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, नदियों में जिसमें कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश से आने वाली जो 5 नदियां रहती है जो पंजाब से होकर के बहती हैं। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी बहती हैं, पंजाब में भी बहती हैं, जिसमें आपका सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास हो गया। ठीक है, वो ठीक है वो नदियां, वो मेजर सोर्स यहाँ के लिए जो है इस क्षेत्र के लिए जो है इरिगेशन का रहती हैं। ओके, और इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है ये काफी ज्यादा उपजाऊ रीजन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी भी है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो भी जो है हमें देखने को कहाँ से मिली थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले रीजन से जो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक तरह से केंद्र भी कहा जाता है। वहीं पर देखा जाए तो इसे फूड बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है भाई, फूड बाउल के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, यानी कि एक तरह से खाद्यान्न फसलों का कटोरा इसे कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो खाद्यान्न उत्पादन है और पूरे देश में जो भेजे जाते हैं खाद्यान्न मैक्सिमम, तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश रीजन से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है अपर गंगा प्लेन रीजन। ठीक है, अपर गंगा प्लेन रीजन की अगर हम बात करें, यानी कि जो ऊपरी गंगा के स्थानीय रीजन हमें देखने को मिलते हैं, स्थानीय क्षेत्र जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिडिल गैंगेटिक प्लेन हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है लोअर गैंगेटिक प्लेन हो गए, यानी कि गंगा जिस जिस रीजन से होकर के गुजरती है वहां पर कुछ पहाड़ी इलाके पाए जाएंगे, कुछ वैली रीजन वहां पर पाए जाएंगे, कुछ जो है समतल भूमि वहां पर पाई जाएंगी। वो तीनों रीजन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में हम आगे इनके बारे में समझेंगे, एक एक के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी यहाँ पर लेंगे जो स्पेसिफाइड बनती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें आपका कौन सा आता है भाई, ये साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, कौन सा आएगा, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन आता है। इसके बाद देखा जाए तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है अरावली और मालवा अपलैंड रीजन आता है। ठीक है, जो अरावली और मालवा अपलैंड रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो आपका राजस्थान से जो है शुरुआत जिसकी होती है, और मध्य प्रदेश के मालवा पठार तक जो है जो पहाड़ियां, ऊंची नीची पहाड़ियां जो है इसकी रेंज की फैली हुई है, इस चोटी की फैली हुई है, पर्वत श्रृंखला की फैली हुई है। ठीक है, तो वो वाली रेंज होगी। ठीक है, वो भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। इसका कुछ रीजन जो है राजस्थान की ओर रहता है, और कुछ जो रीजन है वो मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू की ओर जो है देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन हो गया, फिर आता है डेक्कन इंटीरियर रीजन, इसके अलावा देखिए ईस्टर्न कोस्टल रीजन, फिर आता है वेस्टर्न कोस्टल रीजन, फिर आता है देखिए गुजरात रीजन, जिसमें गुजरात के बहुत सारे हिली रीजन और प्लेन रीजन आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है वेस्टर्न राजस्थान रीजन, वेस्टर्न राजस्थान रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन हो गया ये रहता है आपके पास जहां पर जो थार डिजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, थार रेगिस्तान वाला एरिया है। इसके बाद अंडमान निकोबार, यानी कि 14 तो ये हमारे पास लैंड एरिया में पाए जाते हैं, बाकी एक जो अलग से जो रीजन है वो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है। ठीक है, इनको जो है एक तरह से 15th एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो मैप की मदद से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में ये आता है। बाकी अभी हम कंप्लीटली यहाँ पर जानेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर यहीं से कंप्लीटली देखते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए सबसे पहला जो जोन हमने देखा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यानी कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं इस पे ध्यान देना है आपने, कौन सा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा। ये 3 हिली रीजन देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं, देखिए जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर जो है क्या होता है, स्नोफॉल वाले रीजन है, हाई माउंटेन्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पर कैसी, एक तरह से वायु या कंप्लीट जो जलवायु है वो कैसी है, ठंडी जलवायु वाला ये क्षेत्र है। यानी रीजन कौन सा हो जाएगा, ये टेम्परेट रीजन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टेम्परेट रीजन, यानी कि यहाँ की जो वातावरण की परिस्थितियां हैं वो ठंडी बनी रहती हैं। ठीक है, जिसमें समर के अगर तापमान की हम बात करते हैं, यानी कि गर्मियों के समय पर जो है 5 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो है कार्डिनल टेम्परेचर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिनिमम लगभग 5 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग जो है 30 डिग्री सेल्सियस। बट अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर देखा जाए तो टेम्परेचर रेंज हमें बढ़ती हुई नजर आती है। फिर अगर बात की जाए देखिए विंटर के टाइम पे, तो विंटर के टाइम पे लगभग जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पर आ जाता है। रेनफॉल की बात की जाए देखिए तो यहाँ पर लद्दाख रीजन को छोड़ करके, ठीक है, लद्दाख रीजन को छोड़ करके बाकी जितना भी एरिया है यहाँ पर, ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, लद्दाख को छोड़ करके यहाँ पर जो है लगभग 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है एक साल में। यानी कि यहाँ पर जो है 750 से लेकर के आपका कितना रहेगा भाई, 1500 तक की रेनफॉल होगी एक साल में। ठीक है, और इससे बढ़कर के अगर हम बात करें तो देखिए लगभग वो रेनफॉल की जो रेंज है आपका वो जो है 2000 तक जा सकती है, यानी कि 200 तक जो है जा सकती है, ये ऑन एन एवरेज यहाँ पर कहा गया है। ठीक है,
बट लद्दाख का जो रीजन है यहाँ पर, वहां पर जो है लगभग 30 सेंटीमीटर या 300 तक की रेनफॉल जो है, और इससे भी कम रेनफॉल देखी जाती है। यानी कि हिमालयन रीजन में पाए जाने वाला एक तरह का ये हमें ड्राई एरिया देखने को मिलता है, ठीक है, ड्राई रीजन है, यानी कि शुष्क क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हाई माउंटेन्स है, यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अब देखिए जितने ऊंचे पहाड़ होंगे तो उसका जो तल होगा, जो वैली कहलाएगा, वो भी उसी हिसाब से वहां पर पाई जाएंगी। तो वैलीज और माउंटेन्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और स्टीप स्लोप्स जो है यहाँ पर काफी ज्यादा है, यानी कि ऊंची ऊंची चोटियां। और इसके अलावा देखा जाए तो कैसी हैं, स्टीप स्लोप्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहाड़ बिल्कुल जो है आपके बिल्कुल इस तरह से या तो समतल ही पहाड़ है या बिल्कुल खड़े ही पहाड़ है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन सा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पेरिनियल रिवर्स, यानी कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पेरिनियल रिवर्स, यानी कि जो सदाबहार नदियां हैं जिसका पानी कभी घटता नहीं है, घटता बढ़ता जरूर है, बट जो है यहाँ पर देखा जाए तो वहां पर पानी कभी सूखता नहीं है। ऐसी नदियां जैसे कि आपका सतलुज हो गया, ठीक है, व्यास हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, तो ये नदियां जो है यहाँ से इन क्षेत्रों से होकर के बहती है। और उत्तराखंड की बात करें तो देखिए यहाँ से आपका भागीरथी, अलकनंदा जो गंगा नदी बनाती है, ठीक है, वो यहाँ से होकर के बहती हैं। तो नदियां जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, और पेरिनियल रिवर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए टेरेस फार्मिंग जो है यहाँ पर ज्यादातर की जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसा एरिया भाई, ये आपका स्टीप स्लोप वाला एरिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो ज्यादातर स्टीप स्लोप वाले, आपको समतल जगह जो है यहाँ पर काफी कम देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में। तो उससे क्या है भाई, वहां पर टेरेस फार्मिंग करने की जरूरत जो हमें पड़ती है, ठीक है। कौन सी फार्मिंग होती है यहाँ पर, टेरेस फार्मिंग जो है यहाँ पर की जाती है, जिसे हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, तो सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पर की जाती है। फिर देखिए क्रॉप्स कौन कौन सी है मेजर यहाँ पर, तो यहाँ पर धान हो गया, इसके अलावा मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बारले हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां जो है इन क्षेत्रों में ज्यादातर उगाई जाती हैं, और उसके अलावा ये वाली फसलें, ठीक है, जौ हो गया, गेहूं हो गया, आपका मक्का हो गया और धान हो गया। फिर देखिए बात करें यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर में जो मेजर क्रॉप्स है यहाँ की इन रीजन की, तो देखिए एप्पल टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एप्पल, इसके अलावा पीच, ठीक है, यानी कि आड़ू हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो आलमंड हो गया यानी कि बादाम हो गया, और वॉलनट यानी कि अखरोट। ये फसलें जो है यहाँ पर, यानी कि जो भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिए बात करें हम स्पेशलाइजेशन की, तो देखिए अल्पाइन पास्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसे जो है ढोक और इसके अलावा जो है मार्स के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अब देखिए क्या होते हैं ये अल्पाइन पास्चर, पास्चर यानी कि ग्रासलैंड जिसे हम कह सकते हैं, सवानाज या ग्रासलैंड जिसे कहा जाता है, यानी कि चारागाह। तो यहाँ पर ऐसे अल्पाइन अल्पाइन टर्म जहां पर यूज होते हैं तो ध्यान रखना है, ऐसे एरियाज या ऐसी पहाड़ियां जहां पर हमें जो है पेड़ पौधे कम देखने को मिलते हैं, ये जो ग्रासलैंड है ये ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, यानी कि वहां पर बड़े बड़े ट्रीज नहीं होंगे, तो ट्रीज के एल्टीट्यूड से भी ज्यादा हाइट पे जो है ये क्षेत्र पाए जाते हैं अल्पाइन वाले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलता है कौन कौन सा, जैसे कि रोडोडेंड्रॉन हो गया, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश हो गया, तो ये हमें देखने को मिल सकता है। ओक यानी कि जो बान के पेड़ रहते हैं, देखिए वो हमें यहाँ पर इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरे ज्यादा यहाँ पर ट्री नहीं होते, और इनका भी नहीं कि पूरे पूरे जंगल होते हैं, कहीं कहीं जो है बिल्कुल ये एक तरह से फ्रेगमेंटेड तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, एक पेड़ यहाँ होगा, एक पेड़ कहीं दूर होगा, फिर एक पेड़ कहीं दूर होगा, ठीक है, इस तरह से। बाकी यहाँ पर जो छोटे ग्रासेस वगैरह रहते हैं या जो झाड़ियां वगैरह रहती है वो उगी रहती हैं, बाकी बड़े ट्रीज नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे एरियाज को हम अल्पाइन एरियाज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में देखिए हमें ऐसे खाली समतल पहाड़ियां देखने को मिलती है, वही अल्पाइन पास्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये गुज्जर और इसके अलावा जो गद्दी समुदाय है वहां के, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली क्या है भाई, गडरिये रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, भेड़ पालक होते हैं, और ये जो है भेड़ बकरी पालन करते हैं। तो इनके लिए ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, इनके चारागाह के रूप में जो है ये इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, जितने भी अल्पाइन रीजन या पहाड़ियां रहती हैं वहां पे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो दूसरा जोन आता है देखिए हमारे पास, वो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब स्टेट कौन कौन से देखिए यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाते हैं, जैसे सिक्किम, इसके अलावा देखिए वेस्ट बंगाल की हिल्स आ गई, असम हिल्स हो गया, अरुणाचल हो गया, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये आपने स्टेट्स याद रखने हैं कि कौन से स्टेट्स जो है किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्लाइमेट रीजन हमें कैसे देखने को मिलते हैं, कंडीशन कैसी देखने को मिलती है, तो वो रहती है सब ह्यूमिडिटी टाइप की। कैसी है, सब ह्यूमिडिटी टाइप की जो है यहाँ पर कंडीशंस हैं, यानी कि जो रेनफॉल रेंज है वो आपका लगभग जो है 2000 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जाता है,
ठीक है। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो एवरेज रेनफॉल कम हो सकती है, ठीक है। रेंज काफी वेरिड यहाँ पर करती है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग ऐसे जो ये सब ह्यूमिड टाइप एरिया हमारे पास देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका 750 टू 1500, ठीक है, लगभग 750 से 1500 तक की रेनफॉल यहाँ पर होती है। तो वो एरियाज आपके क्या कहलाते हैं, सब ह्यूमिड एरिया कहलाते हैं, ठीक है। बट इसके कुछ क्षेत्रों में जो है वर्षा ज्यादा भी देखने को मिलती है, तो इस कारण से रेनफॉल जो है यहाँ पर ज्यादा है, बट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सब ह्यूमिड टाइप की है, ठीक है। दूसरा देखिए हमारे पास अगर ह्यूमिड रीजन की बात आती है जब भी, तो ह्यूमिड रीजन जो है जहां पर जो रेनफॉल का अमाउंट है ह्यूमिड रीजन में हमेशा 1500 पर एनम से जो है हमेशा ज्यादा देखने को हमें मिलता है। कब? जब ह्यूमिड रीजन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पर रेड और ब्राउन सॉइल और इसका मिक्सचर देखने को मिल सकता है, और लेस फर्टाइल सॉइल है, यानी कि ऐसा नहीं कि हाईली फर्टाइल सॉइल है कि जहां पर फील्ड क्रॉप को इजीली ग्रो किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर लेस फर्टाइल सॉइल है, बट फिर भी यहाँ पर कल्टीवेशन इजीली की जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इश्यूज की, तो यहाँ पर देखिए समस्याएं क्या क्या हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफी बड़ा इशू यहाँ पर है, जिसे हम झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती है मैक्सिमम, तो वो क्या करती हैं, जंगल के क्षेत्रों को क्या करेंगे, खाली करेंगे, ठीक है। या जो यहाँ पर किसानी समुदाय रहते हैं वो क्या करेंगे, जंगलों के क्षेत्रों को जो है खाली करेंगे, जंगलों को काट देंगे, खेत बना देंगे, ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे वहां पे होते उनको सबको जला के, झाड़ियां जो भी थी वहां पर जला करके एक खेत बना देंगे, फिर वहीं पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे वहां की जो फर्टिलिटी है कम होती जाएगी, उपजाऊ क्षमता कम होती जाएगी, तो वैसे वैसे जो है वहां से वो शिफ्ट होकर के दूसरी जगह पे जो है सिमिलर वही प्रैक्टिस करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, खेत बनाएंगे और जो है कल्टीवेशन करेंगे। उपजाऊ क्षमता कम हुई, वैसे ही दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कहलाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो है अपनाई जाती है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको जो है दहिया के नाम से जाना जाता है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से झूम कल्टीवेशन कहा जाता है, ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर सॉइल इरोजन, सबसे बड़ा कारण सॉइल इरोजन का यही रहता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हमने किसी जगह से जो है पूरी की पूरी जो सॉइल कवर थी वो हटा दी, झाड़ियां थी वहां पर जो है नीचे घास उगते थे जिन्होंने मिट्टी को जकड़ करके रखा था, या पेड़ पौधे वहां पर थे जिन्होंने मिट्टी को पकड़ करके रखा था, बट हमने उनकी क्या कर दी, कटाई कर दी, खेती करना शुरू कर दिया, खेती से टीलेज की, टीलेज से जो है सॉइल क्या हो गई, लूज हो गई। उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया, बारिश हुई, बारिश के पानी से जो है मिट्टी ढह गई वहां से। तो सिंपल सी बात है, इरोजन को ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये प्रॉब्लम मेजर यहाँ पर देखने को मिलती है भाई। इसके अलावा राइस, मेज, पोटैटो, इसके अलावा फ्रूट्स और जो टीज हैं, ठीक है, यानी कि जो टी है यानी कि चाय की फसल, वो यहाँ पर जो हमें इन रीजन में देखने को मिलती है। जैसे असम जो है फेमस भी है, दार्जिलिंग हिल्स होगी वेस्ट बंगाल की, वो भी जो है फेमस है टी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और डेवलपमेंट की बात अगर हम यहाँ पर करें, देखिए क्या आवश्यकता है यहाँ पर कि सेरिकल्चर, इसके अलावा जो है पोल्ट्री और इरोजन कंट्रोल है, इन पे जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। और इससे रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं भी हमें देखने को मिलती है, जैसे देखिए मेघालय में, ठीक है, मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका मिशन चलाए गए हैं, सेरिकल्चर रिलेटेड मिशन हो गया, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड मिशन, मेजरली जो फोकस करते हैं सिल्क प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। फ्लोरिकल्चर मिशन जो है यहाँ पर चलाया गया है, देखिए मध्य प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर पे फोकस, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं आपका मेघालय, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर पे फोकस करते हैं या फ्लोरिकल्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्किड जो यहाँ के मेजर फ्लावर्स हैं भाई, ऑर्किडेसी, उसके लिए जो है यहाँ पर फ्लोरिकल्चर मिशन चलाया गया। तो इस तरह से अगर देखें तो डेवलपमेंट्स यहाँ पर की जा रही हैं, और इन क्षेत्रों पे जो मेजर फोकस है वो सेरिकल्चर, पोल्ट्री और इरोजन कंट्रोल पे किया जाए तो वो और ज्यादा बेहतर जो है इसको बनाएंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो क्षेत्र आता है वो है देखिए लोअर गैंगेटिक प्लेन, यानी कि निचले गंगा मैदानी क्षेत्र। ये अगर स्टेट की बात करें तो बिहार का ईस्टर्न रीजन हो गया, ठीक है, ठीक है, यानी कि बिहार का पूर्वी रीजन। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और ब्रह्मपुत्र वैली असम रीजन, ठीक है, ये जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फर्टाइल एलुवियम सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, नदियों के द्वारा जो डिपोजिट की गई सॉइल है, वो जो है हमें ज्यादातर क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्लाइमेट कैसा, यहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट है, देखिए ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि जहां पर जो है रेनफॉल जो है लगभग यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, यानी कि लगभग जो है 1500 से ज्यादा देखने को हमें मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो वो रीजन कौन से हो गए, ह्यूमिड रीजन हो गए। यानी कि यहाँ पर जो है हमें इरिगेशन करने की उतनी ज्यादा नीड नहीं रहती, क्योंकि जो फुलफिलमेंट है वो आपकी ज्यादातर जो है किससे हो जाती है, रेन वाटर से जो है हो जाती है। बाकी किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जो है इरिगेशन करने की आवश्यकता नीड बेस्ड हमें यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल, और इसके अलावा जो टेम्परेचर है यहाँ पर 12 से 30 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर बना रहता है। प्रॉब्लम्स क्या आती है यहाँ पर, वाटर लॉगिंग और मार्शिंग,
ठीक है, यानी कि देखिए दो टर्म है, वाटर लॉगिंग यानी कि यहाँ पर जल भराव काफी ज्यादा हो जाता है। बिहार में काफी ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है, भी जल भराव जो है बहुत सारा हो जाता है, वहां पर अलग अलग एरियाज में जो है पानी भर जाता है। ठीक है, यानी कि फ्लड प्रोन एरियाज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, नदी के साथ जो लगते एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया होते हैं, बाढ़ संभावित क्षेत्र होते हैं। तो बाढ़ आने के कारण जो पानी है काफी दिनों तक जो है रुका रहता है, ठहरा रहता है, जहां पर उसको अच्छी जगह मिल जाए। तो इस तरह से जो है वाटर लॉगिंग यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और मार्शी देखने को मिलती है सॉइल, मार्शी यानी कि दलदल, ठीक है, दलदल देखने को वहां पर मिलता है। जैसे फ्लड प्लेन्स के थ्रू जो पानी बह करके आएगा, आप जानते हैं वहां पर मॉइस्चर काफी ज्यादा देर तक रहेगा, वाटर लॉगिंग के बाद जो है फिर से वहां पर मार्शिंग कंडीशन जो है बनी रहेगी, दलदली परिस्थितियां जो है मिट्टी की बनी रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है इन एरियाज की। फिर अगर फसलों की बात करें तो यहाँ पर देखिए राइस हो गया, जूट हो गया, जूट मेजर क्रॉप रहता है क्योंकि पानी अवेलेबल है भाई अच्छा खासा, तो जूट मेजर क्रॉप है। इसके अलावा व्हीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से गेहूं भी ज्यादातर उगाया जाने लगा इन क्षेत्रों में, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स में। इसके बाद बात की जाए देखिए मेज, पल्सिस और पोटैटो, ठीक है, ये भी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। फिर डेवलपमेंट की बात की जाए देखिए, तो राइस फार्मिंग को और ज्यादा बेहतर यहाँ बनाया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर को और ज्यादा बेहतर इन क्षेत्रों में जो है बनाया जा सकता है। और हॉर्टिकल्चर में वैसे भी एक क्षेत्र अग्रणी एक तरह से रहते ही हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, तो अभी अभी तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ गया, पहले वेस्ट बंगाल सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पे था, बट फिर भी अभी ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका हॉर्टिकल्चर के लिए अच्छे, और दूसरा पाइसी कल्चर हो गया, फिशरी हो गया, क्योंकि देखिए वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, तो फिशरी भी यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, और लाइव स्टॉक जो है यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इनमें अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, तो डेवलपमेंट्स जो है इन एरिया की काफी अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसके बाद देखिए, तो यही देखिए हमने बात की है, जैसे भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चीजों की किस चीज की जरूरत है, कौन सी मेजर फसलें हैं, तो ये पता कैसे चला भाई। ठीक है, तो ये वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन जो बेसिस थे, सॉइल टाइप बेसिस था, टेम्परेचर बेसिस था, रेनफॉल की जो कंडीशन थी वो बेसिस था, वो आधार था, तब जाकर के पता चला कि कौन कौन सी फसलें वहां पर मुख्य तौर पर जो है वहां के लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आता है मिडिल गैंगेटिक प्लेन, यानी कि जो मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें जो है यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट हो गया, और बिहार का बचा हुआ अलग रीजन हो गया। ठीक है, बाकी जो आपका ईस्ट बिहार है वो लोअर गैंगेटिक प्लेन में आता है। ठीक है, और बिहार का जो बचा हुआ क्षेत्र है वो जो आपका मिडिल गैंगेटिक प्लेन में आता है। फिर देखिए क्लाइमेट की बात की जाए तो देखिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ का रहता है, और जो रेनफॉल है लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होगी। फर्टाइल एलुवियम यहाँ भी रहता है, क्योंकि ये गंगा के मैदानी क्षेत्र है, तो सारा की सारी जो सॉइल रहेगी वो गंगा के द्वारा डिपोजिट वहां पर रहेगी, तो एलुवियम उसे कहा जाता है। फिर देखिए फसलों में खरीफ में यहाँ पर जो है धान हो गया, मक्का हो गया और मिलेट हो गए, ये उगाए जाते हैं। अगर बात करें देखिए रबी सीजन की, यानी कि विंटर वाले सीजन की, खरीफ हो गया मानसून वाला। ठीक है, रबी सीजन की बात करें विंटर सीजन में, तो यहाँ पर जो है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों और आलू, ये फसलें जो है यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। अगर फ्रूट क्रॉप की बात करें तो मैंगो, गुआवा, लीची और बनाना इन क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से जो है उगाई जाने वाली फलों वाली फसलें रहती हैं। फिर डेवलपमेंट की बात की जाए देखिए, तो यहाँ पर जो है पैडी की इंप्रूवमेंट, अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए पैडी की अच्छी अच्छी वेराइटीज पे अगर यहाँ पर फोकस किया जाए, तो ये जो है क्या करता है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम हमें यील्ड मिल सकती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, और इस एरिया का पोटेंशियल जो है यहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है। और डाइवर्सिफाई क्रॉप, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमित हो जाए किसी क्रॉप के लिए, डाइवर्सिफाइड क्रॉप जैसे हम देखते हैं सीजन भी यहाँ पर फेवरेबल है, और क्रॉप्स भी यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंशिएटेड जो है देखने को मिल रही है। तो इस कारण से डाइवर्सिफिकेशन जो है इस एरिया में अच्छे खासे तरीके से की जा सकती है, यानी कि अलग अलग फसलें जो है यहाँ पर उगाई जा सकती है। वहीं पर डेयरी फार्मिंग और इसके अलावा जो है एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी जो डिफरेंट सिस्टम्स रहते हैं फार्मिंग के, उनको अपनाया जा सकता है, और यहाँ पर किया भी जाता है ये चीजें। ठीक है, अगला जो आता है देखिए वो है अपर गैंगेटिक प्लेन, यानी कि ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र, जिसमें जो स्टेट्स है देखिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला रीजन हो गया, और इसके अलावा देखा जाए तो उत्तराखंड का कुछ भाग जो उत्तर प्रदेश के साथ प्लेन रीजन में लगता हुआ है। ठीक है, वो वाला हिस्सा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए सब ह्यूमिड है, यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, और 75 टू 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर होती है। इरिगेशन की बात करें देखिए तो कैनल और ट्यूबवेल्स के थ्रू यहाँ पर इरिगेशन होती है, यानी कि नहरों के द्वारा और ट्यूबवेल के द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, ज्यादातर यूज में यहाँ पर जो है नहरों को और ट्यूबवेल को जो है सिंचाई के लिए लाया जाता है। फिर बात की जाए देखिए फसलों की, तो यहाँ पर आपका जो है गेहूं हो गया, चावल हो गया, शुगर केन हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है मिलेट्स हैं, दालें हैं, ऑयल सीड यानी तिलहनी फसलें हैं, कॉटन यानी कपास है, ये मुख्य फसलें जो इस क्षेत्र में रहती है। डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है यहाँ पर फेवरेबल रहता है, कि मिक्स्ड क्रॉपिंग अगर किया जाए
तो अच्छे से जो है इस क्षेत्र को भी यूटिलाइज किया जा सकता है और इनकम भी जनरेट की जा सकती है। हॉर्टिकल्चर इजीली किया जा सकता है, फ्लोरिकल्चर किया जा सकता है। सेलाइन सॉइल की मैनेजमेंट की जो है यहाँ पर हमें जरूरत रहती है, वो ध्यान देने की यहाँ पर बात है। ठीक है, सेलाइन सॉइल की हमें यहाँ पर मैनेजमेंट की जरूरत रहती है। इसके बाद देखिए बात की जाए यहाँ पर ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स की, जिसमें हमने देखा, देखिए इसको जो है गंगा यमुना क्षेत्र भी कहा जाता है भाई। ठीक है, या यमुनोत्तर क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, या इसके अलावा देखा जाए तो सतलुज यमुना क्षेत्र भी ये कहलाता है। तो इसकी अगर बात की जाए देखिए इन क्षेत्रों की, तो इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान का कुछ भाग। अब देखिए इसी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं भी, ध्यान देना है, बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ये। क्या है ये? बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1965 के टाइम पे, तो वो इन्हीं राज्यों से जो है हुई। और यहाँ पर जो है धान और गेहूं वाला सिस्टम मेजर चलता है, यानी कि यहाँ पर जो है व्हीट राइस और राइस व्हीट सिस्टम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र में। और इसे जो है फूड बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है भी। इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन को ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? फूड बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। क्लाइमेट की बात करें, देखिए सेमी एरिड टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो रेनफॉल है वो यहाँ पर जो है अच्छी खासी रेनफॉल भी होती है, बट जो डिपेंडेंसी है वो इरिगेशन सोर्सेज पर जो है ज्यादा देखने को हमें मिलती है। ठीक है, सिंचाई के साधन भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ पर जो सिंचाई के साधन भी उपलब्ध है और जो रेनफॉल है उसके थ्रू भी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इरिगेशन की जाती है। ठीक है, फिर बात की जाए देखिए यहाँ पर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर लगभग जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक हाइयर टेम्परेचर जो है गर्मी यानी कि समर के टाइम पे चला जाता है, और लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर जो है विंटर यानी कि सर्दियों के टाइम पे आ जाता है। तो इस तरह से देखिए 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस की इतनी बड़ी रेंज के टेम्परेचर इस जगह पे पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये हर एक तरह की क्रॉप की कल्टीवेशन को, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, फ्लावर्स हो, ठीक है, तो हर एक तरह की क्रॉप को यहाँ पर क्या किया जा सकता है? कल्टीवेट किया जा सकता है और किया जाता है, इसीलिए जो है फूड बॉल ये कहलाता है। ठीक है, मेजर क्रॉप में व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन और मेज जो है यहाँ की मुख्य फसलें हैं, और सब्जियां भी जो है इन रीजन में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद इश्यूज की बात करें तो देखिए यहाँ पर इश्यूज क्या है, तो देखिए सैलिनिटी सबसे बड़ा इशू हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। एल्कलिनिटी जो है सबसे बड़ा इशू देखने को मिलता है। वाटर लॉगिंग भी एक इशू यहाँ का है कि यहाँ पर भी जलभराव हो जाता है कुछ क्षेत्रों में, जिसके कारण जो है फसलें भी बर्बाद हो जाती है। बट उससे भी मुख्य कारण जो है यहाँ की सैलिनिटी और एल्केलाइनिटी है, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसी मिट्टियां पाई जाती हैं या तो उनमें काफी ज्यादा सोडियम देखने को मिलेगा या काफी ज्यादा कैल्शियम देखने को मिलेगा। ठीक है, या अगर हम बात करें या तो वो एसिडिक नेचर की होंगी। तो इस तरह की मिट्टियां यहाँ पर जो है काफी ज्यादा है, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहलाती है, समस्याग्रस्त मृदाएं कहलाती है, जिनमें कल्टीवेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको जो है रिक्लेम करने की यहाँ पर आवश्यकता है, इनका सुधार करने की जो है यहाँ पर आवश्यकता रहती है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वो काफी ज्यादा है इन क्षेत्रों में, क्योंकि जो ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा इरिगेशन के लिए किया जाता है। ओके, और इस कारण से देखा जाए तो जो ग्राउंड वाटर यानी कि जो भौम जल का स्तर है उसमें काफी ज्यादा कमी जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और भौम जल का स्तर जो है इन क्षेत्रों में काफी कम हो चुका है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए देखिए अगले रीजन की, वो है ईस्टर्न प्लेट्यू और हिल रीजन, जिसे हम पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। इन एरिया की बात करें देखिए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपका झारखंड, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ रीजन को कवर करता है। और इसके अलावा देखा जाए राजमहल हिल जो आपकी झारखंड के अंतर्गत आती है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्लेन यानी कि जो छत्तीसगढ़ रीजन, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ एरिया के साथ लगता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो देखिए सॉइल टाइप रेड और येलो देखने को मिलती है, और मिक्सचर भी कहीं पर देखने को मिलता है। और लेटराइट पैचेस जो है यहाँ पर हैं, यानी कि ऐसी मिट्टियां हैं जिनमें न्यूट्रिएंट जो है सोख लिए गए हैं लीचिंग के थ्रू, और हाई रेनफॉल होने के वजह से जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या वाटर लॉगिंग होने की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया है, वहां पर जो है सॉइल काफी ज्यादा हार्ड हो गई है, क्योंकि लीचिंग के द्वारा यानी कि पानी के स्तर के साथ, ठीक है, पानी के साथ साथ जो है जो न्यूट्रिएंट थे, पोषक तत्व थे मिट्टी में, वो घुल गए और बिल्कुल काफी गहराई तक जो है मिट्टी में चले गए, जिससे जो ऊपरी मिट्टी है, जो कल्टीवेशन वाली मिट्टी है जिसमें हम फसल उत्पादन करते हैं, वो मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट वाला जो स्तर है वो कम हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इस कारण से इस तरह की जो लेटराइटिक सॉइल है वो भी कुछ जगह जगह पर हमें देखने को मिलती है कुछ कुछ एरियाज में। फिर देखिए क्लाइमेट की बात करें यहाँ पर, तो देखिए रेनफॉल जो है 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होता है। इश्यूज क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, नॉन पेरिनियल रिवर है इस एरियाज में और लो वाटर अवेलेबिलिटी है।
रेनफॉल का पैटर्न भी उतना सही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं। जब रेनफॉल का मानसून का सीजन आएगा तब उनमें पानी दिखेगा, जब समर का टाइम आएगा तब उनमें पानी नहीं रहता है। तो इस तरह से नॉन पेरिनियल रिवर होने के कारण भी ये काफी बड़ा इशू जो है यहाँ के लिए है कि पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती। फसलों की बात की जाए देखिए तो राइस, मेज, मिलेट्स, रागी हो गया, इसके अलावा ग्राम, ऑयलसीड और टोबैको, ये फसलें यहाँ की मुख्य फसलें रहती हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड्स, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली इस एरिया के लिए जो है एक तरह से तैयार किए जाते हैं, और जो मेजर फोकस रहता है रिसर्च स्टेशंस का इन एरिया के लिए हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड डेवलपमेंट पे रहता है। वाटरशेड डेवलपमेंट देखिए प्रोजेक्ट्स वो यहाँ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर बड़े बड़े एरियाज से जो है यहाँ पर एक ही जगह के लिए, अलग अलग क्षेत्रों से एक ही जगह के लिए जो है एक वाटरशेड बनाया जाए, जिससे जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट करके हम एक जगह पर क्या कर सके, उसे रख सकें और उसको जो है फिर इरिगेशन में या अदर यूजेस में जो है इस्तेमाल में लाया जा सके। ऑयल सीड और पल्सिस कल्टीवेशन भी यहाँ पर जो है एक तरह से अगर बढ़ाया जाए इसको तो वो और ज्यादा फायदेमंद जो है इस एरिया के लिए यहाँ पर रहेगी। फिर देखिए सेंट्रल प्लेट्यू और हिल रीजन की बात करें तो देखिए मध्य भारत का जो पठारीय क्षेत्र है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, मध्य भारतीय पठारीय क्षेत्र, ठीक है, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन। तो इसमें देखिए जो मिडल स्टेट है भारत का, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए राजस्थान रीजन जो है यहाँ पर आता है, और मध्य प्रदेश के ही जो अलग रीजन जैसे कि बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, या विंध्याचल जो रीजन है मध्य प्रदेश के, वो भी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर तो सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन है, और लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल जो है यहाँ पर देखी जा सकती है बाय रेंज। सॉइल की बात करें तो देखिए मिक्स्ड रेड, येलो और ब्लैक सॉइल, ठीक है, अलग अलग भी देखने को मिलती है, मिक्सचर भी देखने को मिलता है इनका। इसके बाद क्रॉप की बात करें तो मिलेट्स, व्हीट, ग्राम, पल्सीज, ऑयल सीड, कॉटन और सनफ्लावर जैसी फसलें जो है यहाँ की मुख्य फसलें रहती हैं। इश्यूज क्या है यहाँ पर, वाटर स्कार्सिटी यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है, यानी कि पानी की कमी यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ के जो रीजन की अगर हम बात करें तो ड्राई रीजन होता है, और बारिश भी जो है यहाँ पर काफी कम देखने को मिलती है। और सॉल्यूशंस की बात करें देखिए तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके लिए, ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई तंत्र, वो इसके लिए जो है एक तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि माइक्रो इरिगेशन, जिसमें आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन आते हैं, अगर इनको अपनाया जाए तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे वहां के लिए। ड्राई फार्मिंग करना यानी कि ऐसी क्रॉप्स लगाना जो लो मॉइस्चर कंटेंट में भी इजीली पनप सके, जैसे कि आपकी ऑयल सीड्स हो गए, या कॉटन या पल्सिस वगैरह, या आपका सॉरी मिलेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो मिलेट्स जो है आपका इन एरिया में इसीलिए जो है ज्यादातर उगाए जाते हैं राजस्थान में या मध्य प्रदेश रीजन में, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक ही फसल पे आश्रित हो जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है कल्टीवेट की जानी चाहिए, और ज्यादातर ऐसी क्रॉप्स जो सूखे को सहन कर सके। अगला जो रीजन है देखिए वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, जिसे हम पश्चिमी पठारी और अरावली क्षेत्र रीजन कहते हैं। जो रीजन कहां से होकर के जाता है, राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला जहां से राजस्थान से शुरू होती है और मध्य प्रदेश के मालवा पठारी रीजन तक जो है जाती है, ठीक है। तो वो जो अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसमें कुछ एरियाज आते हैं, कुछ जो है नीची पहाड़ियां हैं, कुछ ऊंची पहाड़ियां हैं। तो वो जो सारा का सारा हिली एरिया है जो एक काफी बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें तो वो राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट से, ठीक है, अगर हम बात करें तो राजस्थान में उसका वेस्टर्न हिस्सा आता है अरावली रेंज का, ठीक है, राजस्थान में उसका वेस्टर्न हिस्सा, और देखा जाए तो मध्य प्रदेश प्लेट्यू में जो है उसका आपका मालवा प्लेट्यू रीजन में जो है उसका ईस्टर्न हिस्सा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न हिस्सा जो है उसका कहाँ पर रहता है, वो राजस्थान से शुरुआत होती है, और ईस्टर्न हिस्सा जो है उसका हमें कहाँ पर देखने को मिलता है भाई, वो देखने को मिलता है आपका मालवा प्लेट्यू में मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो इसलिए इसे हम जो है एक तरह से अरावली और मालवा प्लेट्यू रीजन भी कहते हैं, ठीक है, अरावली और मालवा प्लेट्यू रीजन भी कहा जाता है इसे। तो देखिए इसमें साउदर्न एमपी और इसके अलावा देखा जाए तो महाराष्ट्र, दक्कन रीजन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सॉइल की बात करें तो देखिए ब्लैक सॉइल जिसे रेगुर भी कहा जाता है, ठीक है, रेगुर सॉइल जो है इसे कहा जाता है, इसमें जो है आपका टाइटेनिफेरियस मैग्नेटाइट हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो बेसाल्ट हो गया, या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से कलर ब्लैक हो जाता है इसका, ठीक है। फिर देखिए क्लाइमेट कैसा है, सेमी एरिड, और रेनफॉल की अगर बात की जाए तो लगभग 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल है।
इरिगेशन सिर्फ और सिर्फ 12% एरिया जो है इस रीजन में, इस क्षेत्र में हमें इरिगेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, कितना यहाँ पर देखा जाए तो 12% एरिया जो है इरिगेटेड एरिया है, यानी कि जो रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी है यहाँ पर इरिगेशन रिसोर्सेज की। फिर अगर क्रॉप की बात करें तो देखिए ज्वार हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, बाजरा है, व्हीट है, पल्सीज है, ये यहाँ की मेजर फसलें रहती हैं। सॉल्यूशन क्या है भाई यहाँ के लिए कि वाटर सेविंग डिवाइसेस हो गया या ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और वेराइटीज हो गया, अगर इनको हम अपनाएं, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक को अगर अपनाएं तो ये जो इश्यूज हैं इनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो वाटर स्कार्सिटी वाले या कम इरिगेशन वाले जो इश्यू हैं। अगला जो रीजन है हमारे पास वो है साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, जिसे हम दक्षिणी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। साउथ महाराष्ट्र रीजन को कवर करता है, कर्नाटका को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु रीजन को ये कवर करता है। जिसमें बात की जाए देखिए क्लाइमेट की तो सेमी एरिड क्लाइमेट रहता है, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर तक की है। मिलेट, पल्सीज, ऑयल सीड और प्लांटेशन क्रॉप्स, जिसमें आपका कॉफी हो गया, टी हो गया, इलायची हो गया, ये फसलें जो है यहाँ की मुख्य फसलें रहती है। डेवलपमेंट की बात करें देखिए तो डेयरी सेक्टर में यहाँ पर जो है काफी अच्छे स्कोप रहते हैं। पोल्ट्री सेक्टर, हॉर्टिकल्चर और ड्रिप इरिगेशन को अगर अपनाया जाए तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है अच्छे से डिफरेंट क्रॉप्स के लिए यहाँ पर कराई जा सकती है। अगला जो रीजन है वो है ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिली रीजन, जो आपका पूर्वी तटीय मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। स्टेट कौन कौन से आते देखिए यहाँ पर ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक के रीजन को कवर करते हुए ये डेल्टा से होकर के गुजरता है। महानदी के डेल्टा, गोदावरी के डेल्टा, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के डेल्टाज रीजन जितने भी हैं, ठीक है, उनसे होकर के जो है ये गुजरता है। उड़ीसा से शुरू होकर के तमिलनाडु तक जो है ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन फैला हुआ है। क्लाइमेट की अगर बात करें सब ह्यूमिड और मेराइन क्लाइमेट कंडीशन रहती है यहाँ की, और देखा जाए तो लगभग 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कोस्टल रीजन जो है आ जाता है, तमिलनाडु हो गया तो आपका थोड़ा थोड़ा ओडिशा हो गया, तो ये कोस्टल रीजन के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका मेराइन इकोसिस्टम भी पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री क्षेत्र भी पाए जाते हैं। सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल यहाँ की है, एलुवियम सॉइल भी रहती है, लोमी सॉइल दोमट मिट्टियां भी पाई जाती है, क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है। बट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर एल्केलाइनिटी की रहती है, हाई सॉल्ट कंटेंट की रहती है। इसके बाद देखिए फसलें कौन कौन सी है, राइस हो गया, जूट हो गया, टोबैको, इसके अलावा गन्ना, मेज, पल्सीज और ग्राउंड नट। ठीक है, ये फसलें जो है यहाँ की कुछ मुख्य फसलें रहती है। डेवलपमेंट की बात करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो है यहाँ पर नीड रहती है, इस पे जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और रिड्यूस मोनोक्रॉपिंग ऑफ राइस, जैसे हम जानते हैं जो साउदर्न रीजन है इंडिया के, तो इन रीजन में जो है ज्यादातर जो क्रॉप ग्रो की जाती है यहाँ पर राइस इकोसिस्टम ज्यादा चलता है, यानी कि राइस जो है यहाँ पर ज्यादा क्षेत्र में भी उगाया जाता है और मैक्सिमम एरिया जो है यहाँ पर राइस के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो पॉपुलेशन है, क्योंकि ये जो है एक तरह से राइस डिपेंडेंट हम इन्हें कह सकते हैं, या अगर इनके टेस्ट की हम बात करें तो राइस जो है ये अपने लिए ज्यादा एक तरह से फेवर करते हैं। ठीक है, अपनी डाइट में ये राइस को ज्यादा फेवर करते हैं। तभी अगर आप देखेंगे कि अगर नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो वहां पे लोग जो है चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे। ठीक है, बट जो साउथ वाले हैं वो ज्यादा चावल प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रीजन है कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन है चावल की ही ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ का जो मेजर डाइट का हिस्सा है वो चावल है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये जो मोनोकल्चर हो रहा है राइस का, इसको थोड़ा रिड्यूस किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड वेस्टर्न घाट रीजन आते हैं, यानी कि जिन्हें हम पश्चिमी तटीय मैदानी और पश्चिमी घाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए स्टेट आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे हाई रेनफॉल क्लाइमेट कंडीशन रहती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की रेनफॉल हो सकती है इस एरिया में। टेम्परेचर जो रेंज है 18 से 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये टेम्परेट रेंज से बाहर हो जाते हैं ये एरियाज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो मॉडरेट कंडीशन एनवायरनमेंट की रहती है, थोड़ी गर्मी ही इन क्षेत्रों में रहती है, ठंडा वातावरण जो इन क्षेत्रों में काफी कम देखने को मिलता है। क्रॉप की बात करें तो देखिए राइस, कोकोनट, कैश्यू, यानी कि यहाँ पर नारियल और जो कैश्यू रहता है, काजू होता है, ये फसलें काफी ज्यादा है, स्पाइसेस भी काफी ज्यादा है, ऑयल सीड और फ्रूट की कल्टीवेशन भी यहाँ पर की जाती है। डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए हाई वैल्यू क्रॉप पे फोकस करना जो है यहाँ पर मेजर एक तरह से फायदेमंद रहता है और यहाँ पर किया भी जाता है। जैसे मसाले हो गए, ये देखिए कैश्यू है, हाई वैल्यू क्रॉप है भाई हमारे पास, स्पाइसेस है, हाई वैल्यू क्रॉप है। ठीक है, तो इसलिए इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा देखिए तो ड्रेनेज इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पर काफी ज्यादा आवश्यकताएं रहती है, कि जो क्षेत्र है ये एक तरह से कोस्टल रीजन के अंतर्गत आते हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आते हैं।
तो वहां पर जो है वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, या एक तरह से जो है फ्लड वहां पर आ सकते हैं, फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ संभावित क्षेत्रीय रहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए आपके क्षेत्रों में, ठीक है, जो जल निकासी की सुविधाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और प्रॉन कल्चर भी यहाँ पर जो है एक तरह से किया जा सकता है, फिशरी और प्रॉन कल्चर को भी यहाँ पर एक तरह से अपनाया जाता है इन रीजन्स में, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका जो केरल रीजन है, केरल में पोकली कल्चर अपनाया जाता है, यानी कि जो धान का खेत है, धान के खेत में ही मछलियां रखी जाती है। धान की एक वैरायटी होती है पोकली वैरायटी, ठीक है, पोकली नामक वैरायटी रहती है धान की। उसी वैरायटी के खेत में जो है क्या किया जाता है, मछलियों को रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं धान के लिए जो है सबमर्ज कंडीशन चाहिए। तो उसी सबमर्ज कंडीशन का फायदा उठाते हुए मछलियां भी उसी में पाली जाती हैं, किसमें, जो पोकली वैरायटी है, इसलिए पोकली कल्चर के नाम से ये जो है मशहूर है, और वेस्ट बंगाल में भी अपनाया जाता है ये। इसके बाद जो अगला आता है देखिए हमारे पास, वो है गुजरात प्लेन एंड हिल, जिसमें गुजरात क्षेत्र आते हैं, इसकी कुछ हिली रीजन भी आएंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ यहाँ पर प्लेन रीजन, जैसे काठियावाड़ हिल्स रीजन हो गए, और माही और साबरमती वैलीज हो गई, ठीक है। तो ये गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लाइमेट कैसा यहाँ का, एरिड और सेमी एरिड तरह का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, यानी कि कुछ स्थानों पे वर्षा बहुत कम होती है, कहीं पर देखा जाए तो थोड़ा एवरेज सी रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। जो एरिड रीजन की अगर हम बात करें, देखिए जो शुष्क क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, शुष्क क्षेत्रों में जो रेनफॉल होती है वो 250 mm तक की यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, लगभग 250 mm तक की हो सकती है, 300 mm तक की हो सकती है, यानी कि 500 से कम कम ही रहेगी। बाकी अगर हम सेमी एरिड रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 750 mm से ज्यादा तक की यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, जो सेमी एरिड रीजन है। तो यहाँ की जो बात की जाए तो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक की ऑन एन एवरेज दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो इतनी रेनफॉल यहाँ पर होती है। सॉइल कैसी है, यहाँ पे भी जो है आपको रेगुर सॉइल, रेगुर यानी कि ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है जो पठारीय क्षेत्र है, और एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है जो यहाँ के कोस्टल रीजन है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, उनमें। ग्राउंडनट, कॉटन, राइस, मिलेट, ऑयल सीड, व्हीट और टोबैको यहाँ की जो है मुख्य फसलें हैं। स्पेशल अगर मेजर यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो देखिए ये ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन जो है गुजरात प्लेन, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो तिल का उत्पादन ज्यादा होता है, बाकी राजस्थान आपका जो है सरसों ज्यादा उत्पादित करता है, रेपसीड ज्यादा उत्पादित करता है, बट यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे जैसे फ्लेक्स हो गया, ठीक है, लिनसीड हो गया, या जो है आपका तिल हो गया, तो वो यहाँ पर उत्पादन काफी ज्यादा होता है। फिर देखिए डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखिए वाटर हार्वेस्टिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और कोस्टल फिशरीज जो है यहाँ पर एक तरह से काफी अच्छा स्कोप इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है और की जानी चाहिए, ताकि जो है अवेलेबिलिटी वाटर की अच्छे से यहाँ पर अवेलेबल कराया जाए पानी को। ड्राईलैंड फार्मिंग यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका कोस्टल फिशरीज जो है यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है, यानी कि तटीय क्षेत्रों के आसपास हम जो है मत्स्य पालन भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए हमारा जो सेकंड लास्ट रीजन है वो है आपका वेस्टर्न ड्राई रीजन, यानी कि जिसे हम पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें जो स्टेट है देखिए वेस्टर्न राजस्थान स्टेट जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है वेस्टर्न ड्राई रीजन के अंतर्गत जो है आपका थार डेजर्ट आता है। फिर देखिए एरिड और रेनफॉल की बात करें तो देखिए यहाँ पर 250 mm से भी कम रेनफॉल होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, इसलिए ये रेगिस्तानी यानी मरुस्थल वाला क्षेत्र है। फिर बात करें देखिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है लो टेम्परेचर जाता है विंटर्स में, सर्दियों के टाइम पे, और 40 डिग्री से भी ज्यादा का टेम्परेचर यहाँ पर चला जाता है समर यानी गर्मियों के टाइम पे। सैंडी सॉइल ज्यादातर यहाँ पर पाई जाती है, इनकी रेतीली मिट्टी है, और पूरा का पूरा रेगिस्तान जो है यहाँ पर रेतीला देखने को मिलता है। बाजरा, ज्वार, व्हीट और ग्राम, और इसके अलावा देखा जाए तो आपका जो ऑयल सीड क्रॉप सरसों वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो फसलें यहाँ पर जो है ज्यादातर मेजर फसलें रहती है। लाइवलीहुड की बात करें तो देखिए लाइफ स्टॉक फार्मिंग यहाँ पे जो है एक तरह से एकमात्र सहारा बच जाता है, क्योंकि जो फसल उत्पादन सही से नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर फिर पशुओं को पाला जाता है, ऊंट यहाँ पर पाले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो बोझा ढोने के लिए घोड़े पाले जाते हैं, या डंकीज भी यहाँ पर पाले जाते हैं। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर तो जो बकरियां और जो भेड़ पालन है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर फेमस है। फिर देखिए स्पेशलिटी की अगर बात की जाए तो देखिए इंदिरा गांधी कैनल ट्रांसफॉर्म्ड फार्मिंग, यानी कि जो इंदिरा गांधी कैनल यहाँ पर बनाई गई है उसके कारण ही यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए जो है उपलब्धता पानी की हो पाई है, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट्स की बात करें देखिए तो वाटर मैनेजमेंट की काफी ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर रहती है, और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज का अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो वो अच्छी खासी हमें यहाँ पर उपज दे सकती है, ठीक है। इसके बाद जो फाइनल और जो लास्ट हमारे पास रीजन देखने को मिलता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत वो है आपका आइलैंड रीजन, यानी कि द्वीपीय क्षेत्र। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 14 क्षेत्र है वो हमारे आ जाते हैं इन रीजन के अंतर्गत, यानी कि भारत के लैंड एरिया में। बाकी जो एक है वो आता है आपका इन द्वीप समूहों में,
एक तो अंडमान और निकोबार हो गया, दूसरा लक्षद्वीप हो गया, यानी बे ऑफ बंगाल में आने वाला अंडमान और निकोबार, और दूसरा अरेबियन सी के अंतर्गत आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो इनके जो है इनको किस में रखा गया है, जो 15th जो 15वां हमारे पास देखने को मिलता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो इसके अंतर्गत आते हैं, और ये भारत के लैंड एरिया से बाहर का जो है रीजन है। इसके बाद इक्वेटोरियल यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल कंडीशन पाई जाती है। इक्वेटोरियल यानी कि जो भूमध्य रेखा में जिस तरह का जो है तापमान रेनफॉल कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वही सिमिलर यहाँ है। यानी कि वहां पर जो है तापमान भी हाई टेम्परेचर रहेगा। देखिए, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है जो आपकी यहाँ नीचे से होकर के, थोड़ा नीचे से मालदीव से होकर के जो है एक तरह से गुजरती है। ठीक है, 13 अलग अलग देशों से गुजरती है, मालदीव से होकर के गुजरती है, तो इसलिए देखा जाए तो ये मालदीव के एरिया के पास लगते ये एरियाज हैं। तो इसलिए जो भूमध्य रेखा में जो पाए जाने वाला टेम्परेचर की कंडीशन, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर वहां पर रहता है, रेनफॉल भी वहां पर काफी ज्यादा होती है, 2000 mm से ज्यादा की रेनफॉल होती है वहां पर, यानी कि एक्सट्रीम्स काफी ज्यादा वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेनफॉल भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी वहां पर जो है ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी जो है वहां पर ज्यादा बनी रहती है। तो ऐसी ही जलवायु यहाँ की भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इन रीजन की भी है। ठीक है, उसे हम इक्वेटोरियल कहेंगे। फिर देखिए रेनफॉल की बात करें, देखिए 2000 mm से भी ज्यादा की रेनफॉल, और सॉइल देखिए कैसी है, सैंडी सॉइल, जो कोस्टल रीजन में सैंडी सॉइल पाई जाती है, और जो स्लोप्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो इसका लैंड एरिया है, जो स्लोप्स वहां पर देखने को मिलेंगे, या जो लैंड एरिया है वहां पर ज्यादातर हमें लोमी यानी कि दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। फिर देखिए बात की जाए यहाँ पर क्रॉप की, तो राइस, मेज, ज्वार, पल्सिस, एरेका नट, कसावा और टर्मरिक क्रॉप्स जो है यहाँ पर एक तरह से मेजर क्रॉप्स रहती हैं। स्पेशलिटी की बात की जाए देखिए यहाँ की, तो 50% एरिया जो है यहाँ का कोकोनट के अंतर्गत ही आता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मेंशन किए गए थे यहाँ पर, जितने मैंने आपको बीच बीच में बताया। ठीक है, तो ध्यान रखना है 50% एरिया इस क्षेत्र का जो है किसके अंतर्गत आता है, कोकोनट यानी कि नारियल की खेती के अंतर्गत ही आता है। और डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए क्रॉप इंप्रूवमेंट, इसके अलावा देखा जाए तो वाटर मैनेजमेंट और फिशरी और मेराइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है यहाँ के लिए, जैसे फिशरी करना हो गया, प्रॉन कल्चर करना हो गया, तो ऐसे जो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम्स रहते हैं फार्मिंग के, उनको यहाँ पर इजीली अपनाया जा सकता है, और वो यहाँ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद जो है इन क्षेत्रों के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो ये थे देखिए हमारे पास डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ मिल करके 1989 में जो है रिलीज किए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है यहाँ पर रही होगी। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की अपडेट जो है आप तक पहुंच पाए। और ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियो के लिए जो है आप स्वा एजुकेशन चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा स्वाय एग्रीकल्चर चैनल को भी आप जो है जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।